हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर MP शर्मा। एंजाइम सीरीज का ये चौथा वीडियो है, पार्ट 4। पार्ट फर्स्ट में पढ़ा अपन ने एंजाइम की सामान्य विशेषताओं को और कुछ टर्मिनोलॉजी को। पार्ट सेकंड में पढ़ा अपन ने आइसो एंजाइम्स को। पार्ट थर्ड में पढ़ा अपन ने वर्गीकरण और नोमेनक्लेचर, एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन और उनका नामकरण जो एंजाइम कमीशन ने दिया है। वो जो 4 डिजिट नोमेनक्लेचर है वो पढ़ा अपन ने पार्ट थर्ड में। और इस पार्ट फोर्थ में अपन पढ़ रहे हैं वो सारे कारक जो एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करते हैं, जो एंजाइम के काम करने की दर को प्रभावित करते हैं। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले एक आवश्यक बात, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे दूसरी वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपन फैक्टर्स को। और सबसे पहले बात करते हैं अपन टेम्परेचर की। तापक्रम किस तरह से प्रभावित करता है एंजाइम के काम करने की दर को। तो मान लें ये कोई एंजाइम है और अपन ने ये ग्राफ बनाया और इसमें इस एक्सिस पर, OI एक्सिस पर अपन ने क्रिया की दर को, उसके टर्नओवर को मेजर किया और इस तरफ अपन ने टेम्परेचर को मेजर किया। तो मान लें ये एंजाइम 15 डिग्री सेल्सियस पर काम करना शुरू करता है। 15 से कम टेम्परेचर पर इसकी एक्टिव साइट नहीं बनती है, ये सबस्ट्रेट से क्रियाधार से नहीं जुड़ता है, क्रिया नहीं होती है। और 40 के बाद में ये क्रिया करना बंद कर देता है, यानी फिर इसकी एक्टिव साइट वो समाप्त हो जाती है। तो ये इसकी रेंज होगी, 15 से 40 की रेंज में ये काम करता है। अब जैसे 15 से अपन जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इसकी रेट बढ़ती जा रही है और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पर इसके काम करने की दर अधिकतम होगी, मैक्सिमम रेट होगी। और वो टेम्परेचर जिस पर इसके काम करने की दर अधिकतम है उसको अपन ऑप्टिमम टेम्परेचर, इष्टतम ताप कहते हैं। और उसके बाद में फिर इसकी रेट कम होती चली जाएगी, अंत में वापस ये काम करना बंद कर देगा। तो इस रेंज में ये काम करता है। अब सारे एंजाइम के लिए ये ग्राफ नहीं है, ये अपने को पर्टिकुलर एग्जांपल लिया उसके संबंध में ग्राफ है। ये रेंज वाइड हो सकती है। कोई एंजाइम ऐसा भी हो सकता है जो 5 डिग्री सेल्सियस पर सक्रिय हो और 45 तक सक्रिय रहे, उसकी रेंज बड़ी होगी। तो कोई एंजाइम ऐसा भी हो सकता है जो 20 से लेकर 35 तक ही सक्रिय रहे। विभिन्न प्रकार के एंजाइम और विभिन्न प्रकार की उनकी रेंज और विभिन्न प्रकार के उनके ऑप्टिमम टेम्परेचर। जैसे गर्म पानी के झरनों में रहने वाले बैक्टीरिया का रेंज कितना होगा, वो 70 से तो शुरू होगा, 90 तक होगा। वो रेंज तो कम है, लेकिन किस तरफ कम है, वो हायर साइड में कम है। इसी तरह से बर्फ में रहने वाले बैक्टीरिया, हमारे फ्रिज के बैक्टीरिया जो कम टेम्परेचर पर काम करते हैं, वो यहाँ कहीं रेंज है उनकी। तो अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स जो अलग अलग जीवों से लिए गए हैं, उनका ये ग्राफ अलग अलग प्रकार का आता है। लेकिन एक थंब रूल है, और थंब रूल क्या है, ये ताप गुणांक Q10, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर एंजाइम की दर दुगनी हो जाती है। ये एक थंब रूल है, Q10 इज इक्वल टू 2। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और 2 पॉइंट और बनते हैं। हमको पता है कि सर्दियों में सांप नहीं दिखते हैं, छिपकलियां भी नहीं दिखती हैं। कहाँ चली जाती हैं? वो शीत समाधि में चली जाती हैं, हाइबरनेशन में चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनका एंजाइम सिस्टम निष्क्रिय हो जाता है, वो काम नहीं कर सकता। उनकी जैविक क्रियाएं इतनी मंद हो जाएंगी कि उनसे चला भी नहीं जाएगा। ये हाइबरनेशन। और इसी तरह से एक्सटाइवेशन। बहुत सारे जीव ग्रीष्म समाधि में, उष्ण समाधि में जाते हैं, उनका एंजाइम सिस्टम गर्मी में काम नहीं कर पाता है, वो गर्मी में निष्क्रिय हो जाते हैं, इसलिए छुप कर रहते हैं, किसी ठंडे स्थान में छुप कर रहते हैं। ये क्यों है? प्रकृति में ऐसा देखने को क्यों मिलता है? क्योंकि एंजाइम का जो काम करने का रेंज है वो डिफरेंट है। वाइड हो सकता है, इधर नैरो हो सकता है, इधर नैरो हो सकता है, या बीच में भी नैरो हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि टेम्परेचर का जो डिसाइड करता है कि कोई जीव दुनिया के किस किस क्षेत्र में मिलता है और
वर्ष पर्यंत वो कब कब सक्रिय होता है। टेम्परेचर इतना प्रभाव कैसे डाल लेता है, ये प्रश्न दिमाग में आना स्वाभाविक है। और इसका उत्तर यह है कि तापक्रम में परिवर्तन से प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर बदलता है और उसके कारण उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी बदलती है और अधिक ताप पर एनर्जी मिल जाती है नए बॉन्ड बनने के लिए। और ये बॉन्ड स्थायी हो सकते हैं, कोई कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, और यदि कोवलेंट बॉन्ड बन गया है तो प्रोटीन या एंजाइम हमेशा के लिए निष्क्रिय हो जाएगा, अब वो कभी काम नहीं करेगा। जैसे ताप घात होता है, जैसे लू लगती है तो हमारे ब्रेन के बहुत सारे एंजाइम वो नष्ट हो जाते हैं और परिणाम जानते हो आप। नेक्स्ट फैक्टर है पीएच, और पीएच भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि पीएच के कारण एंजाइम जो एक प्रोटीन है उसका आयनीकरण बदलता है और आयनीकरण बदलने से उसका 3D स्ट्रक्चर बदल जाता है और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी बदलती है। उसमें एक्टिव साइट बनती है या नहीं बनती, ये पीएच पर भी निर्भर करता है। और हाइड्रोजन आयंस का नेगेटिव लॉग पीएच कहलाता है। पीएच का रेंज 1 से 14 तक होता है और शुद्ध जल का पीएच 7 होता है, उदासीन होता है। वो शुद्ध जल ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। अब मान लो कोई एंजाइम है और वो 4 पीएच से लेकर 9 पीएच तक काम करता है, तो 7 से कम से काम करता है, यानी अम्लीय माध्यम में भी काम कर रहा है वो और क्षारीय माध्यम में भी काम कर रहा है। अब मान लो उसका पीएच 4 से धीरे धीरे बढ़ाए, यानी उसकी अम्लता को कम करें अपन, क्योंकि इधर ज़्यादा अम्लीय होगा इधर कम अम्लीय होगा, तो इसकी अम्लता को धीरे धीरे कम करें तो 6.5 पीएच पर इसके काम करने की दर अधिकतम है। इसका मतलब इस एंजाइम का ऑप्टिमम पीएच 6.5 है। इसके बाद में इसको और बढ़ाएं अपन तो 7 पर उदासीन हो जाएगा विलियन। 7 के बाद में और बढ़ाएं तो 9 पीएच तक काम करता है, लेकिन उसके बाद में काम करना बंद कर देता है। यानी इस एंजाइम के लिए पीएच की रेंज 4 से 9 है, वाइड रेंज है ये। अधिकांश एंजाइम 4 से नीचे काम नहीं करते और 9 से ऊपर काम नहीं करते। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि 4 से लेकर 9 तक हर एंजाइम काम करेगा। कुछ एंजाइम ऐसे हो सकते हैं जो 4 से 6.5 तक ही काम करें, 4 to 6.5। कुछ ऐसे हो सकते हैं जो 7.5 से 9 तक काम करें। तो पर्टिकुलर एंजाइम की पर्टिकुलर रेंज है, लेकिन यूजुअली 4 से नीचे एंजाइम काम नहीं करते, 9 से ऊपर काम नहीं करते, ये यूजुअल बात है। तो एंजाइम के साथ में पीएच इंपॉर्टेंट क्यों होगी? क्योंकि पीएच बदलने से जो अमीनो अम्ल है उनकी जो आर है उसका आयनीकरण बदलता है और नए बॉन्ड बन जाते हैं, या कोई बना हुआ पुराना बॉन्ड टूट जाता है, जिससे 3D स्ट्रक्चर बदल जाता है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं अपन, हमारे लार में सलाइवरी एमाइलेज होता है जो स्टार्च का पाचन करता है। अपन भोजन चबाते हैं, रोटी चबाते हैं, स्टार्च मुंह में रखते हैं तो लार के द्वारा उसका पाचन होता है और वो माल्टोज में बदलती है। लार का पीएच हल्का सा अम्लीय होता है और ये एमाइलेज इस हल्के से अम्लीय पीएच पर काम करना शुरू करता है। भोजन को निगल लिया अपन ने, लार का ये एमाइलेज अब आमाशय में भी काम करता है, लेकिन कब तक काम करेगा? जैसे जैसे अम्ल का स्राव होगा वैसे वैसे पीएच कम होता चला जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अम्ल है HCl तो। और एक पीएच ऐसी होगी जिसके बाद में सलाइवरी एमाइलेज बेकार हो जाएगा, यानी उससे कम पीएच पर काम नहीं कर सकता। वो काम करता है अम्लीय में, क्षारीय माध्यम में सलाइवरी एमाइलेज काम नहीं करता, करेगा अम्लीय में ही, लेकिन अधिक अम्लीय माध्यम में भी वो काम नहीं करता। और इसी तरह से हम पेप्सिन की बात करें, हमारे आमाशय में पेप्सिन काम कर रहा है अम्लीय माध्यम में, और जब ये भोजन पहुंचता है आंत में तो यकृत से पित्त आके जुड़ मिलता है और पित्त के कारण मध्यम हो जाता है क्षारीय, और क्षारीय होते ही पेप्सिन निष्क्रिय हो गया। पेप्सिन कोई काम नहीं कर सकता क्योंकि पेप्सिन क्षारीय माध्यम में काम नहीं करेगा। अब पैंक्रियास से आए हुए एंजाइम है और पैंक्रियास से आए हुए एंजाइम काम करते हैं क्षारीय माध्यम में। यदि बाइल नहीं आए तो
पैंक्रियाज से आए हुए एंजाइम काम नहीं करेंगे, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन काम नहीं करेंगे, उनको क्षारीय माध्यम चाहिए। तो इस प्रकार हर एक एंजाइम का एक खास रेंज होता है और एक खास ऑप्टिमम पीएच होता है, ये पीएच। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या एंजाइम की सांद्रता, एंजाइम की कंसंट्रेशन भी क्रिया की दर को प्रभावित करती है? और इसका उत्तर है हाँ। किस प्रकार से, पहले अपन एक प्रयोग समझते हैं। हमारे पास में स्टार्च का एक विलयन है और स्लेवरी एमाइलेज भी है हमारे पास में। अब अपन थोड़ा सा स्लेवरी एमाइलेज डालें स्टार्च के विलयन में और उसकी इष्टतम पीएच भी मेंटेन कर रहे हैं अपन और इष्टतम ताप भी मेंटेन कर रहे हैं। अब क्रिया की दर को मापा अपन ने, थोड़ा सा स्लेवरी एमाइलेज और डाला, एंजाइम की सांद्रता बढ़ा दी तो क्रिया की दर बढ़ जाएगी। एंजाइम की सांद्रता थोड़ी सी और बढ़ा दी, क्रिया की दर और बढ़ जाएगी। कुछ समय तक एंजाइम की सांद्रता बढ़ाने से क्रिया की दर बढ़ती चली जाती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब एंजाइम की सांद्रता बढ़ा रहे हैं लेकिन क्रिया की दर नहीं बढ़ती। एक सीमा तक क्रिया की दर बढ़ती है, उसके बाद में क्रिया की दर नहीं बढ़ती, चाहे एंजाइम की सांद्रता बढ़ाते चले जाए। क्यों? क्योंकि अब की बार एंजाइम की सांद्रता की तुलना में सबस्ट्रेट की, क्रियाधार की यानी स्टार्च की सांद्रता कम पड़ रही है। तो क्या निष्कर्ष है? प्रारंभ में एंजाइम की सांद्रता बढ़ाने पर क्रिया की दर बढ़ती है, किंतु एक अवस्था के बाद में एंजाइम की सांद्रता बढ़ाने से क्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, उत्पाद की सांद्रता भी प्रभावित करती है क्या एंजाइम की काम करने की दर को? और इसका उत्तर भी हाँ में है। दो प्रकार से प्रभावित कर सकती है उत्पाद की सांद्रता, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। पहला पॉइंट तो क्या है कि प्रोडक्ट बना, ये एंजाइम, ये सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बना, सबस्ट्रेट बन गया प्रोडक्ट में और ये अलग हो गया। ये आएगा यहाँ पर, दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ेगा, सबस्ट्रेट के को, प्रोडक्ट बनाएगा, फिर छोड़ देगा इसको। तो प्रोडक्ट इकट्ठा होता जा रहा है। जैसे जैसे प्रोडक्ट इकट्ठा होगा वैसे वैसे अब इस एंजाइम से प्रोडक्ट के अलग होने का टाइम बढ़ जाएगा। आसानी से एंजाइम और प्रोडक्ट अलग नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ गई। ये सामान्य नियम है ऊष्मागति का। तो निष्कर्ष क्या है कि जैसे जैसे प्रोडक्ट इकट्ठा होगा वैसे वैसे एंजाइम के काम करने की दर कम होती चली जाएगी। दूसरा पॉइंट है कि मान लो क्रिया व्युत्क्रमणीय है, रिवर्सिबल है, दोनों दिशाओं में एंजाइम क्रिया करवाता है। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट इकट्ठा होगा वैसे वैसे विपरीत दिशा की तरफ की क्रिया भी बढ़ने लगेगी। इस उदाहरण से समझते हैं, जैसे एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, खूब सारा एंजाइम है, खूब सारा सबस्ट्रेट है, तो प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ। अब इस रिवर्सिबल रिएक्शन को करवाने के लिए यहाँ पर्याप्त मात्रा नहीं है। अब की बार ये सबस्ट्रेट होगा और ये प्रोडक्ट हो जाएगा इस दिशा के लिए। लेकिन थोड़े समय बाद में प्रोडक्ट काफ़ी इकट्ठा हो गया, तो अब की बार ये क्रिया भी बढ़ने लगेगी। प्रोडक्ट और इकट्ठा हुआ तो प्रोडक्ट जितना बन रहा है उतना वापस इस सबस्ट्रेट में बदल रहा है, क्योंकि एंजाइम तो दोनों तरफ काम करवा रहा है। तो एक अवस्था ऐसी होगी कि जितनी दर इस दिशा में होगी उतनी दर इस दिशा में होगी। साम्य की अवस्था, इक्विलिब्रियम की अवस्था कहते हैं इसको। तो इस प्रकार दो पॉइंट है ऐसे जिनसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन प्रभावित करती है एंजाइम के काम करने की दर को। अगला पॉइंट है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का एंजाइम की क्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। और इसको समझने के लिए अपन मान लें एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमारे पास में स्लेवरी एमाइलेज है, एक टेस्ट ट्यूब में स्लेवरी एमाइलेज है और इसका सबस्ट्रेट, इसका क्रियाधार वो स्टार्च है। स्टार्च का विलयन बना लिया अपन ने और थोड़ा थोड़ा करके अपन स्टार्च का विलयन डालते रहे इसमें और क्रिया की दर को मापते रहे और एक ग्राफ बनाइए इस तरह से।
अब इसमें शुरू में यहाँ से जैसे कंसंट्रेशन से इस कंसंट्रेशन से हमने ऐड करना शुरू किया, ये शुरुआत की है, थोड़ी सी कंसंट्रेशन बढ़ाते ही क्रिया की दर तेजी से बढ़ रही है, ये अधिकतम दर है। और केवल इतनी सी कंसंट्रेशन बढ़ाने पर क्रिया की दर अधिकतम की आधी, ये वी मैक्स कहलाती है। ये वी मैक्स बाई 2, ये वी मैक्स और ये वी मैक्स बाई 2। थोड़ी सी कंसंट्रेशन बढ़ाते ही वी मैक्स बाई 2 यानी अधिकतम की आधी दर हो जाती है। इसके बाद में जैसे जैसे अपन कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं वैसे वैसे बढ़ती तो है, लेकिन बढ़ने की दर कम हो जाती है। और ये अवस्था ऐसी आती है, इसके बाद में अपन और सबस्ट्रेट डालें तो क्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्रिया की दर नहीं बढ़ती है। ये इस प्रकार का ग्राफ मिलता है हमारे को। तो इसे क्या निष्कर्ष निकालें कि प्रारंभ में सबस्ट्रेट बढ़ाने पर क्रिया की दर बहुत तेजी से बढ़ती है, क्योंकि एंजाइम ज़्यादा है, सबस्ट्रेट कम है। उसके बाद में एंजाइम की तुलना में सबस्ट्रेट थोड़ा ज़्यादा होने लग गया तो क्रिया की दर कम होने लगती है। और जब सबस्ट्रेट ज़्यादा हो गया, एंजाइम कम पड़ने लग गया तो क्रिया की दर नहीं बढ़ेगी। तो इस ग्राफ से 3 कंक्लूजन निकले। दर पहले तेजी से बढ़ती है, बाद में बढ़ने की दर कम हो जाती है, यह दर कम हो गई, अंत में दर नहीं बढ़ती। इस प्रकार सबस्ट्रेट की सांद्रता का एंजाइम की क्रिया की दर पर प्रभाव। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं अपन, एक्टिवेटर और कोएंजाइम, इनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो मान लें कोई एंजाइम है, उसके पास में सबस्ट्रेट भी है, लेकिन वो एंजाइम किसी खास मेटेलिक आयन की प्रेजेंस में काम करता है। वो मेटेलिक आयन उसको आवश्यक है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमने टेस्ट ट्यूब में एंजाइम भी डाल दिया और सबस्ट्रेट भी डाल दिया, और ऑप्टिमम पीएच भी है और ऑप्टिमम टेम्परेचर भी है, मेटल नहीं डाला अभी। अब थोड़े से मेटेलिक आयन ऐड करते हैं। मान लो इस एग्जांपल में यहाँ पर जिंक की आवश्यकता है, तो थोड़े से जिंक आयन ऐड किया अपन ने, तो क्रिया होने लगेगी। दर को माप लिया अपन ने, कंसंट्रेशन धीरे धीरे करके बढ़ाई तो क्रिया की दर बढ़ती रहेगी, लगातार बढ़ेगी क्रिया की दर। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये आयन ज्यादा हो जाएंगे एंजाइम की तुलना में, तो भी इन आयनों का कोई उपयोग ही नहीं होगा, तो और क्रिया की दर नहीं बढ़ेगी। तो क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष ये निकला कि शुरू में तेजी से बढ़ेगी क्रिया की दर, बाद में थोड़े से एंजाइम ज्यादा है तो थोड़े थोड़े बढ़ाएंगे तो क्रिया की दर धीरे धीरे बढ़ेगी। और जब एंजाइम और ये आयन बराबर बराबर हो गए, उसके बाद में कितने ही अपन आयन और डालें क्रिया की दर नहीं बढ़ेगी, क्रिया की दर स्थिर हो जाएगी। इसी तरह से अपन से एंजाइम की बात करें। मान लें अब की बार ये कोई एंजाइम है, वो डिहाइड्रोजनेज है, डिहाइड्रोजनेज है ये। तो एंजाइम भी है, सबस्ट्रेट भी है, ऑप्टिमम पीएच भी है, ऑप्टिमम टेम्परेचर भी है, लेकिन इस 2H को ग्रहण करने वाला कोई एंजाइम नहीं है। मान लो वो है NAD। इस 2H के लिए NAD चाहिए, ये NAD नहीं है, तो अपन ने थोड़ा सा NAD डाला सिस्टम में, थोड़ा सा डालते ही वो NADH2 में बदल जाएगा। थोड़ा सा और डाला, और जैसे जैसे अपन डाल रहे हैं वैसे वैसे रेट बढ़ती चली जा रही है। लेकिन एक सीमा के बाद में रेट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अब की बार ये डाला गया कोएंजाइम इस एंजाइम से अधिक हो जाएगा, और अधिक होते ही क्रिया की दर बढ़नी बंद हो जाएगी। तो सामान्य सी बातें हैं, ये टेक्निकल हो गई लेकिन बातें बिल्कुल सामान्य सी हैं। एंजाइम करवाता है क्रिया, तो ये सहायक है, तो सहायक ज्यादा हो गए तो क्रिया तो ये करवा रहा है ना, तो इनका कोई महत्व नहीं रहेगा। और अंत में समझते हैं अपन मॉड्यूलेटर और इनहिबिटर। और मॉड्यूलेटर तो उनको कहते हैं जो एंजाइम की एक्टिव साइट को, उसके सक्रिय स्थल को बदल देते हैं, जिससे एंजाइम के काम करने की दर कम हो जाती है। तो यदि मॉड्यूलेटर उपस्थित है तो काम करने की दर कम होगी, क्योंकि एक्टिव साइट अब उतनी सक्रिय नहीं रही।
और यदि एक्टिव साइट को इतना बदल दे कोई कंपाउंड कि काम करना ही बंद कर दे, तो उस कंपाउंड को कहते हैं इनहिबिटर। तो यदि सिस्टम में इनहिबिटर उपस्थित है तो क्रिया नहीं होगी, क्योंकि इनहिबिटर उनको कहते हैं जो एंजाइम के सक्रिय स्थलों को इतना बदल देते हैं कि एंजाइम काम करना ही बंद कर देते हैं। इस प्रकार ये दो प्रकार के पदार्थ है, मॉड्यूलेटर और इनहिबिटर। अब एंजाइम एक्टिविटी के संबंध में हमारे उपयोग की जितनी भी बातें थी सारी अपन ने समझ ली हैं, और अब अपन सफलतापूर्वक उत्तर दे सकते हैं सारे प्रश्नों का जो एंजाइम की एक्टिविटी से संबंधित है। अब अगले वीडियो में अपन जो अंतिम पार्ट है इस एंजाइम सीरीज का, उसमें अपन पढ़ेंगे कि इनहिबिटर किस तरह से काम करते हैं, और एंजाइम का इनहिबिशन एक कॉम्पिटिटिव होता है, एक नॉन कॉम्पिटिटिव होता है, एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है। ये सब क्या है, ये लास्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे। अब चलते चलते एक बात याद दिला दूं, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अगला वीडियो आपको जल्दी से मिले। तो चलिए मिलते हैं इस सीरीज़ के आखिरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।